सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी ऑन एग्जाम। दिस इज़ गौरव तिवारी और बच्चों आज हम बात करने वाले हैं ग्रेड 11th के पहले चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के पहले टॉपिक एरर एनालिसिस के बारे में। बच्चों जैसे आपको पता होगा कि हमने इस चैप्टर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि चैप्टर ओवरव्यू के अंदर हमने ये सीख लिया कि कितने कितने मार्क्स का इस पर्टिकुलर चैप्टर से पेपर आता है। और अब हम आने वाले 4 लेक्चर्स में इसके अंदर आने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और रिलेवेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। बच्चों आज के इस लेक्चर एरर एनालिसिस के अंदर हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने 6 टॉपिक्स हैं। पूरे चैप्टर के अंदर करीब 22 एक टॉपिक्स हैं और 30 के अराउंड न्यूमेरिकल टाइप्स हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप ये पाएंगे कि प्रीवियस ईयर के सारे जेई और नीट के सवाल आपसे निकलने लग जाएंगे। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरर ऑफ मेजरमेंट और टाइप्स ऑफ एरर ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आगे की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हेल्प करेगा। सबसे ज़्यादा फर्स्ट के 3 कॉन्सेप्ट्स में जो तीसरा कॉन्सेप्ट है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस पर एक स्टार भी लगा दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे। तो पहले हम आराम से पहले 2 टॉपिक समझेंगे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को अच्छे से टाइम दे करके समझेंगे। उसके बाद जो 3 टॉपिक बचते हैं वो काफ़ी ईजी टॉपिक्स हैं, केवल एक डेफिनेशन बेस्ड टॉपिक हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन में क्लैरिटी दे दूंगा और इस तरीके से हमारे 6 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे और ये लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट अपने फर्स्ट टॉपिक को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी से ये खरीद करके लाते हो और कंपनी ने इसके बॉक्स पर लिखा हुआ है कि इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। ये हो गई इसकी ट्रू वैल्यू, इसके डायमीटर की ट्रू वैल्यू। और आपने जब इसको मेजर किया तो ये आया 20.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गई आपकी मेजर्ड वैल्यू। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 20.2 और 20 के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि 0.2, ये हो गई आपकी एरर इन मेजरमेंट। तो यहाँ पर एरर के बच्चों बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फटाफट हम उन टाइप्स पर नज़र लगा लेते हैं। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है इसका, तो सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है हमारे पास 4 टाइप्स की एरर हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो फटाफट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इन डेफिनेशंस को दिखाने के साथ साथ मैं आपको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से इन चारों एरर्स को समझाऊंगा। एक बार हमें ये चारों एरर समझ में आ गई तो जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, वो भी हमें आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं कि एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब है। देखिए एब्सोल्यूट एरर जैसे कि आप देख सकते हो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को कहते हैं। पर अब यहाँ पर बात आती है कि ट्रू वैल्यू क्या है। मान लीजिए इसने कंपनी ने इसकी वैल्यू आपको नहीं दी है, इसके बॉक्स पर कोई भी इसका डायमीटर नहीं लिखा हुआ है, तो आपको उसको नापना ही पड़ेगा। तो अब ट्रू वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, सबसे पहले ये जानते हैं। तो देखिए ट्रू वैल्यू होता है मीन ऑफ मल्टीपल मेजर्ड वैल्यू। क्या मतलब है इसका, इसको भी समझते हैं। व्हाट इज ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ मल्टीपल मेजर्ड वैल्यूज। इसको हम देखते हैं कैसे। मान लीजिए इसका डायमीटर जब आपने मेजर किया, इस पर्टिकुलर चीज़ का डायमीटर जब आपने मेजर किया, तो पहले मेजरमेंट, लेट्स से पहला मेजरमेंट था आपका A1, तो पहला मेजरमेंट इसका आया 20.2 सेंटीमीटर। दूसरा मेजरमेंट आया 20.3 सेंटीमीटर। तीसरा मेजरमेंट आया 19.8 सेंटीमीटर और चौथा मेजरमेंट आया 19.7 सेंटीमीटर। पांचवा मेजरमेंट भी आपने ले लिया, वो था 20.1 सेंटीमीटर। तो आप ये देख सकते हो आपने मल्टीपल टाइम्स इसके मेजरमेंट लिए, इसके डायमीटर के मेजरमेंट लिए। अब हम ट्रू वैल्यू किसको माने? तो ट्रू वैल्यू ना मानने के लिए, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए आपको इन मेजर्ड वैल्यूज़ का मीन लेना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू है मीन ऑफ मल्टीपल मेजर्ड वैल्यूज़। तो यहाँ पर क्या है मीन, देखिए फटाफट देख लेते हैं। मीन हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इन सब को ऐड कर दीजिए, प्लस A4 प्लस A5। और कितने हमने 5 वैल्यूज़ ली हैं, तो 5 से n कितना यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ मेजर करी हैं 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो फटाफट हम ये कर लेते हैं। मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं समय बचाने के लिए इसको कैलकुलेटर से कर देता हूँ। तो 20.2 प्लस 20.3 प्लस
19.8 प्लस 19.7 प्लस 20.1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ रहा है 20.0। तो ये मीन वैल्यू हो जाएगी। तो सारी वैल्यूज़ का मीन कितना आया यहाँ पर 20, ये हो गई हमारी मीन वैल्यू। अच्छा, अब इस मीन वैल्यू को ही आप ट्रू वैल्यू कह दोगे, यही आपकी ट्रू वैल्यू है। जब आप कहीं पर भी एरर निकालोगे तो एरर निकालते वक्त इसी वैल्यू को आप ट्रू वैल्यू की तरह मान के चलोगे। अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है तो यानी कि जो एरर आई है वो पॉजिटिव है, और अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम है यानी कि नेगेटिव एरर है। यहाँ पर आप देख लीजिए डेल्टा A1 क्या है, डेल्टा A1 20.2 माइनस ट्रू वैल्यू 20 विच इज़ प्लस का 0.2। इतना एरर आपका फर्स्ट टाइम में आया। ये फर्स्ट मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर है। सेकंड मेजरमेंट में कितनी एब्सोल्यूट एरर हुई है, डेल्टा A2, तो ये है आपकी 20.3 माइनस 20, ये आ गई आपकी प्लस 0.3। सिमिलरली आपने तीसरे वाले में एरर निकाल लिया 19.8 माइनस 20 विच इज़ नेगेटिव 0.2, राइट। और इसके बाद आपने सिमिलरली चौथे और पाँचवें में भी सेम काम किया, डेल्टा A4 एंड डेल्टा A5 में, राइट। तो 19.7 माइनस 20 विच इज़ नेगेटिव 0.3 एंड सिमिलरली 20.1 माइनस 20 विच इज़ प्लस 0.1। तो ये आपकी एब्सोल्यूट एरर्स आ गई हर इंडिविजुअल मेजरमेंट में। तो ये आपकी एब्सोल्यूट एरर्स हैं हर मेजरमेंट की, ये आपकी ट्रू वैल्यू है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि एब्सोल्यूट एरर हमेशा कैसे निकालते हैं। तो फटाफट आप देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप की एरर क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट टाइप की एरर कहलाती है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब है जो भी एब्सोल्यूट एरर्स आई थी आपकी सारी मेजरमेंट के अंदर, उन एरर्स का मीन लेना है आपको। यानी कि देखिए फर्स्ट वाले का एरर डेल्टा A1, सेकंड वाले मेजरमेंट में एरर डेल्टा A2, उन सबको ऐड करते जाना है। सारी एरर्स को आपने ऐड कर दिया, सारी एब्सोल्यूट एरर्स को आपने ऐड कर दिया, और आपने 5 मेजरमेंट ली हुई थी, तो जितनी भी मेजरमेंट ली हैं उससे आपको डिवाइड कर देना है। यानी कि एरर्स का मीन, एब्सोल्यूट एरर का मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल वापस जाते हैं उस न्यूमेरिकल में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो इनका मीन निकालना है। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, एरर कितना होगा, इन सबको हमें ऐड कर देना है। तो इनको अगर आप ऐड करोगे 0.2 प्लस 0.3 प्लस नेगेटिव 0.2 प्लस नेगेटिव 0.3 प्लस 0.1, ये थोड़ा सा हिस्सा मेरे पीछे छुप रहा होगा बट नो वरीज। तो अब देखिए इसको हम डिवाइड कर देंगे जितने हमने मेजरमेंट लिए हैं उससे, यानी कि 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप ऐसा करोगे तो जो भी एरर आएगी वो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। तो फटाफट मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो 0.2 प्लस 0.3 माइनस 0.2 माइनस 0.3 प्लस 0.1, ये आ जाता है 0.1 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ 0.02, विच इज़ 0.02। ये आ गई आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज़ योर मीन एब्सोल्यूट एरर। तो प्रीवियस न्यूमेरिकल में मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगी, 0.02। तो इस तरीके से हम मीन एब्सोल्यूट एरर को समझ सकते हैं। अब अगर आपको फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखिए आपकी जो मीन वैल्यू है वो है 20, आपकी जो मीन वैल्यू है वो है 20। अब एरर कितनी आ गई उसमें, 0.02, एरर कितनी आ गई उसमें 0.02, यानी कि 20 प्लस माइनस 0.02, ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी, ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी। यानी कि जो फाइनल वैल्यू आपकी लाई करेगी वो 20 प्लस 0.02 से 20 माइनस 0.02, या मैं माइनस पहले लगा देता हूँ, 20 माइनस 0.02 से 20 प्लस 0.02 इस रेंज में लाई करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जो फाइनल वैल्यू है वो इस रेंज में AM प्लस डेल्टा ए और AM माइनस डेल्टा ए, इस रेंज के अंदर आपकी फाइनल वैल्यू लाई करेगी। ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि बात समझ में आई हुई होगी कि एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
अब हम इतना समझ लिया है तो हम फाइनली आ जाते हैं लास्ट टाइप के एरर में, विच इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। क्या मतलब है इसका? मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू के रेशियो को हम रिलेटिव एरर कहते हैं। कैसे निकालेंगे इस चीज़ को? देखिए यहाँ पर मैं आपको सेम एग्जांपल में दिखा देता हूँ। सेम एग्जांपल में इस चीज़ को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर विच इज़ 0.02, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा AM और जो मीन वैल्यू है इसके रेशियो को आप क्या कह देते हो? फ्रैक्शनल एरर। इसको और इसके रेशियो को आप क्या कह देते हो? फ्रैक्शनल एरर, है ना? इसके रेशियो को आप क्या कह देते हो? फ्रैक्शनल एरर, राइट? तो ये है हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर और ये है हमारी मीन वैल्यू। इनके रेशियो को आप क्या कह देते हो? फ्रैक्शनल एरर। तो आप यहाँ देखिए डेल्टा A अपॉन AM, ये क्या कहलाती है? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। आई होप द आइडिया इज़ वेरी वेरी क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं परसेंटेज एरर को। तो परसेंटेज एरर को रिप्रेजेंट करना बिल्कुल आसान है। आपको परसेंटेज एरर रिप्रेजेंट करने के लिए सेम फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उस वाले न्यूमेरिकल में आपने क्या देखा था? जो मीन एरर थी वो थी 0.02 और जो AM था यानी कि जो मीन वैल्यू थी वो थी 20। आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 25 सा, राइट? और 5 इंटू 0.02 इज़ 0.1, राइट? यानी कि 0.1% की आपने एरर करी हुई है उस मेजरमेंट में। यानी कि जो भी मेजरमेंट आपने लिया था पहले उसमें 0.1% की परसेंटेज एरर इन्वॉल्व थी। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इन चारों टाइप्स की एरर को समझते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल आपका इनिशियल डिस्कशन आप कह सकते हो जिसमें आपने 4 टाइप्स के एरर को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं एक अलग टाइप पे, एक अलग नए कॉन्सेप्ट पे जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेक्चर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर समझने के बाद आप काफ़ी अच्छे सवाल लगाने के लिए रेडी हो जाओगे। बच्चों, इस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को आप 2 तरीक़ों से समझ सकते हो। एक वो तरीका जो ज़्यादातर किताबों में दिया हुआ है जो कि अलजेब्रा पे बेस्ड है, और दूसरा तरीका जो कैलकुलस पे बेस्ड है। अब जो अलजेब्रा वाला तरीका है इससे 90% प्रॉब्लम्स तो आराम से सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन जो कैलकुलस वाला तरीका है इससे आप उन 90% प्रॉब्लम के साथ साथ थोड़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को भी, थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको अलजेब्रा वाले तरीकों को एज अ रूल बताऊंगा। उसके डेरिवेशन को समझने की कोई खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलस से आप इनको भी डिराइव कर ही लोगे, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो फटाफट हम एज अ रूल अलजेब्रा वाले तरीकों को देखते हैं, उस पर सवाल लगाते हैं, फिर हम कैलकुलस वाले को देखेंगे और उस पर सवाल लगाएंगे, फिर एक सवाल लेंगे ऐसा जिसको हम दोनों तरीक़ों से लगा करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को पूरा कर लेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को हमको 3 कैटेगरीज के अंदर समझना है, सम और डिफरेंस में, प्रोडक्ट डिवीजन में, और क्वांटिटीज़ रेज टू सम पावर में, जब कोई पावर आवर चढ़ी है उस केस में। तो मैं इन 3 चीज़ों को अलजेब्रा से आपको 3 रूल में समझा दूंगा और उस पर हम न्यूमेरिकल लगा करके प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर मैं आपको चौथा वाला तरीका, डिफरेंशियल कैलकुलस वाला तरीका सिखाऊंगा जिससे आप इनको डिराइव भी कर ले जाओगे। तो फटाफट सीख लेते हैं सम या डिफरेंस में कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। तो यहाँ समझिए, तो मान लीजिए कि आपके पास 2 रोप्स हैं। इन दोनों की लेंथ को नापते वक्त आप कुछ एरर कर देते हो। मान लीजिए जो फर्स्ट रोप की लेंथ है वो है L1 और जो सेकंड रोप की लेंथ है वो है L2। आपने इनको जोड़ा तो नेट लेंथ जो आनी चाहिए, मान लीजिए x है नेट लेंथ, जो कि होनी चाहिए L1 प्लस L2। अगर आपने इनको एक्यूरेटली नापा होता तो L1 प्लस L2 इनकी फाइनल लेंथ होती। लेकिन आपने क्या किया, आपने फर्स्ट रोप की लेंथ भी एरर के साथ नापी और सेकंड वाले की एरर के साथ नापी। यानी L1 की जगह आपने नापा L1 प्लस डेल्टा L1 या माइनस डेल्टा L1, राइट? और L2 की जगह आपने नाप लिया L2 प्लस माइनस डेल्टा L2। यानी दोनों ही लेंथ को आपने एक एरर के साथ नापा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों ही एरर्स आपके फाइनल आंसर में दिखाई देंगी? जब आप इनको जोड़ोगे तो जो फाइनल आंसर होगा, जो नेट लेंथ होगी, उन दोनों एरर्स की वजह से गलत आएगी। यानी कि जो नेट एरर है, अगर मैं कहूँ कि जो फाइनल क्वांटिटी की जो एरर है, अगर मैं कहूँगा तो x ना हो करके x प्लस माइनस डेल्टा x हो जाएगी। तो जो फाइनल एरर है बच्चों वो कैसे हम लिख सकते हैं, डेल्टा x इज प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। यानी दोनों ही एरर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यानी कि अगर आप 2 चीज़ों को ऐड कर रहे हो और दोनों ही चीज़ों के मेजरमेंट में आपने कर दी है एरर,
तो जो फाइनल मैक्सिमम एरर है, जो मैक्सिमम एरर हो सकती है, वो दोनों एरर्स के समेशन के बराबर होगी। यानी कि आपने फर्स्ट लेंथ को नापते वक्त 0.1 की एरर कर दी है, 0.1 सेंटीमीटर की, सेकंड को नापते वक्त 0.2 सेंटीमीटर की एरर कर दी है, तो जो फाइनल L1 प्लस L2 है उसमें टोटल एरर कितनी होगी मैक्सिमम? 0.3 की। अब बात समझ गए होगे आशा करता हूँ। अब इसी तरीके से डिफरेंस में भी बात कर सकते हैं। डिफरेंस में भी यही चीज़ होगी। डिफरेंस में भी जो दोनों एरर्स आपने करी हैं वो फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट करेंगी, चाहे आप दोनों को ऐड कर रहे हो या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। जो एरर्स आपने इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ में करी हैं, फाइनल आंसर में वो दोनों एरर्स अफेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। यानी कि चाहे आप सम कर रहे हो या डिफरेंस ले रहे हो, जो एब्सोल्यूट एरर इन द रिजल्ट है वो इंडिविजुअल एरर्स के समेशन के बराबर होती है। यानी कि आपका रूल क्या बन गया? जो फर्स्ट रूल बन गया, एब्सोल्यूट एरर इन द केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स, राइट। चाहे आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, फाइनल एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल्स के सम के बराबर होगी। और अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट या डिवीजन के बारे में। तो प्रोडक्ट या डिवीजन में इसके डेरिवेशन को भी हम समझ लेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस से। प्रोडक्ट या डिवीजन में क्या होता है, मान लीजिए x है जो a इंटू बी के फॉर्म में लिखा हुआ था या a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा हुआ था, और आपने दोनों ही को नापने में, a को नापने में भी एरर कर दी और b को नापने में भी एरर कर दी। a को नापने में जो आपने एब्सोल्यूट एरर करी है वो है डेल्टा a, और b को नापने में जो एरर करी है वो है डेल्टा b। तो हम ये कहेंगे इन दोनों एरर्स का रिजल्ट हमें फाइनल क्वांटिटी में देखने को मिलेगा, राइट। तो अब कैसे इनकी एरर्स फाइनल वैल्यू से कैसे रिलेट होंगी? तो मान लीजिए जो फाइनल क्वांटिटी में एरर हो जाती है इनकी वजह से वो है डेल्टा x। तो इस प्रोडक्ट या डिवीजन के केस में एब्सोल्यूट एरर्स ना ऐड होकर के फ्रैक्शनल एरर ऐड होती हैं। यानी कि क्वांटिटीज़ की फ्रैक्शनल एरर का समेशन फाइनल क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर के बराबर होता है। यानी कि डेल्टा x अपॉन x बराबर होगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के बराबर। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, राइट। तो ये हमारा इस केस में ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम। यानी कि प्रोडक्ट या डिवीजन में आप फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड कर सकते हो, और सम या डिफरेंस में आप इंडिविजुअल यानी एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर सकते हो। ये आपकी मैक्सिमम एरर हो जाएगी। अब आप कहोगे सर ये बात तो मैं समझ में आ गई, लेकिन इसका डेरिवेशन भी आप बता दो। तो अभी हम डेरिवेशन भी देख लेंगे फटाफट, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं, एरर इन क्वांटिटीज़ रेज टू सम पावर। अब अगर कोई चीज़ एक पावर पे चढ़ी हुई है तो उसमें एरर कैसे निकालोगे आप? देखिए, अगर मान लीजिए आपने लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो आपने a को नापने में जो एरर कर दी है वो डेल्टा a है, जिसकी वजह से x की वैल्यू में भी एरर आ जाएगी जो कि होगी डेल्टा x, राइट। अब देखिए, हमने a को दो बार लिखा है, a स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू a, राइट। अच्छा, a को नापने में जो एरर हुई है वो हमसे डेल्टा a है। क्या हम ये कह सकते हैं ये एरर अभी दो बार हमारे रिजल्ट को अफेक्ट करेगी, क्योंकि a दो बार आ रहा है। और आपको पता है प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट के अंदर फ्रैक्शनल एरर्स ऐड हो जाती हैं। तो डेल्टा x अपॉन x, रिजल्ट के अंदर जो फ्रैक्शनल एरर होगी वो इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a इसके बराबर होगी। यानी कि प्लस माइनस 2 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a के बराबर होगी। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, जो पावर होती है वो क्या बन जाती है, कोफिशिएंट बन जाती है। जो पावर होती है वो क्या बन जाती है, कोफिशिएंट बन जाती है। इसको आप एक न्यूमेरिकल से समझिए। देखिए, अगर मैं कहूँ कि इस सर्कुलर बॉडी का जो एरिया है वो है कितना, 4 पाई r स्क्वायर, राइट। इसके रेडियस पे डिपेंड करता है। और मान लीजिए आपने इसके रेडियस को नापते वक्त छोटी सी एरर कर दी है। आपने r रेडियस को नापने में एक एरर कर दी है डेल्टा r। मान लीजिए आपने इसकी रेडियस को 1% या 2% ज़्यादा नाप लिया है, तो जिसकी वजह से इसका एरिया कितना ज़्यादा नापा होगा आपने, तो उसके एरिया में कितनी परसेंटेज एरर आएगी। तो आपने जो रेडियस को नापने में एरर करी है डेल्टा r वो है 2%। यानी कि परसेंटेज एरर कैसे लिखते हो आप, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। रेडियस को नापने में जो परसेंटेज एरर है वो है 2%। आपको ये बताना है कि इसके फाइनल एरिया में कितनी एरर आएगी। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। एरिया है हमारा 4 पाई r स्क्वायर, राइट। यानी कि
डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी? अच्छा देखिए 4 पाई जो है ये तो कांस्टेंट है, इसकी मेजरमेंट हम लेते नहीं हैं, यानी कि इसकी वजह से कोई एरर हुई नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। 2r², r² मतलब जो पावर है 2 वो क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट, यानी 2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, राइट। तो अब देखिए डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 क्या है? ये परसेंटेज एरर है जो आपने रेडियस को नापते वक्त करी थी 2%, तो यानी कि 2 इंटू 2 विच इज़ 4%, यानी कि इस सर्कल की रेडियस को अगर आपने 2% एरर के साथ नापा है तो इसके एरिया में जो एरर दिखाई देगी वो 4% की दिखाई देगी। सिमिलरली मान लीजिए हमारे पास एक गोला है, हमारे पास एक स्फीयर है, और उस स्फीयर की रेडियस को नापते वक्त आपने 2% की एरर कर दी है, तो फाइनल रिजल्ट में आपको उसके वॉल्यूम में आपको कितनी एरर देखने को मिलेगी? तो देखिए आपको पता है स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। आपने इस रेडियस को नापने में जो परसेंटेज एरर करी है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, वो कितनी है? 3%। अब ये 3% एरर आपके फाइनल रिजल्ट को अफेक्ट करेगी। कैसे करेगी देखते हैं इसको। डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ये हमारे फाइनल वॉल्यूम में हुई परसेंटेज एरर है इस रेडियस की एरर की वजह से। कैसे? देखिए 4/3 पाई क्या है? ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हमने मेजर नहीं किया क्योंकि ये कांस्टेंट इसकी अपनी वैल्यू है, इसको हमने मेजर नहीं किया है, इसकी वजह से कोई एरर आंसर में नहीं होगी। जो भी एरर है इस रेडियस के मेजरमेंट की एरर की वजह से है। तो क्या होगा? देखिए पावर यहाँ पर 3 है, तो 3 क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अब ये क्या है? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये क्या है? परसेंटेज एरर इन आर। सो 3 इंटू 3% विच इज़ 9%, यानी कि जब आप इसकी रेडियस को नापने में 3% की एरर करते हो तो उसके वॉल्यूम में कितनी एरर दिखाई देती है? 9% की। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे पावर बन जाता है कोफिशिएंट, राइट। तो इसी तरीके से एक और सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए एक वैल्यू है जिसको लिखा गया है p इज इक्वल्स टू a² b³ अपॉन c², और हमने a b c और d भी मान लीजिए d, राइट। a b c d 4 क्वांटिटीज़ हैं जिस पर p डिपेंड करता है, राइट। अच्छा आपने क्या किया? a को मेजर किया, आपने b को मेजर किया, आपने c को मेजर किया, आपने d को मेजर किया, और सबको मेजर करते वक्त थोड़ी थोड़ी एरर कर दी। a को मेजर करते वक्त जो एरर थी वो थी डेल्टा a, b को एरर मेजर करते वक्त जो एरर थी डेल्टा b, c को मेजर करते वक्त जो एरर थी डेल्टा c, d को मेजर करते वक्त जो एरर थी डेल्टा d। अब p में क्या फाइनल एरर दिखाई देगी? हमने कहा सबकी एरर का नेट इफेक्ट हमें p में दिखाई देगा। अच्छा अब मुझे बताइए क्या c की एरर की वजह से फाइनल एरर कम हो जाएगी? हमने कहा नहीं, c की एरर की वजह से भी नेट रिजल्ट जो बना है उसमें एरर बढ़ेगी। d की एरर की वजह से भी नेट रिजल्ट की एरर बढ़ेगी, यानी कि हर इंडिविजुअल क्वांटिटी चाहे वो नीचे हो डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में हो, जहाँ जहाँ आपने एरर करी है उन सब की वजह से फाइनल जो रिज़ल्ट है वो इफेक्ट होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 ये है हमारे फाइनल रिजल्ट की परसेंटेज एरर। ये कितनी हो जाएगी? देखिए a पर ये डिपेंड कर रहा है a² पे, यानी इसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स a की परसेंटेज एरर डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, राइट। b के क्यूब पे डिपेंड कर रहा है तो उसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा? 3 टाइम्स डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, राइट। c की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है तो उसको आप क्या लिखोगे? प्लस 2 टाइम्स डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, राइट। और d की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है प्लस डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। गौर करने वाली बात यह है कि जो चीज़ें डिनोमिनेटर में हैं, देखिए वहाँ पर मैंने माइनस नहीं लगाया है। आप ये कहोगे c की पावर तो -2 हो जाएगी और यहाँ पर आपको -2 लगाना चाहिए था। नहीं, देखिए हमने c को नापने में भी गलती करी है और उस गलती की वजह से जो रिज़ल्ट में गलती है वो ज़्यादा हो जाएगी। जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में आपने एरर करी हैं वो सारी एरर्स ऐड होकर के क्वांटिटी में रिफ्लेक्ट होंगी। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो न्यूमरेटर में है या फिर वो डिनोमिनेटर में है। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, चाहे वो डिनोमिनेटर में भी है लेकिन नेट एरर क्या होने वाली है? ऐड होने वाली है, ठीक है।
अब देखिए, मान लीजिए कि आपने ए को नापते वक्त जो परसेंटेज एरर करी थी, ए को नापने में परसेंटेज एरर करी थी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये करी थी 1%। सिमिलरली बी को नापने में जो परसेंटेज एरर करी थी, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, ये है 2%। सिमिलरली सी को नापने में जो परसेंटेज एरर करी थी वो थी 4%, और डी को नापने में जो परसेंटेज एरर करी थी यानी कि डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, ये है 2%। तो फाइनल रिजल्ट में यानी कि पी के मेजरमेंट में कितनी एरर होगी, परसेंटेज एरर होगी, तो वहाँ पर आप वैल्यू रख दो। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 क्या है 1%, प्लस 3 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 कितना है 2%, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 क्या है, ये है 4%, और डेल्टा डी अपॉन डी कितना है 2%। ठीक है, तो अब इसको आप ऐड कर दीजिए, 2 + 6 + 8 + 2, सो दिस इज 10, 16, 18। यानी कि इन सारी एरर्स की वजह से ए बी सी डी में जो आपने एरर्स करी हैं, उन सब की एरर्स की वजह से जो रिज़ल्ट में एरर है वो 18% आएगी। तो यहाँ से आपको बात समझ में आएगी कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा पावर की होती है उसकी वजह से एरर उतने टाइम्स हो जाती है, यानी कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के मेजरमेंट में आपको उतना ही ध्यान देना है, राइट। क्योंकि देखिए जो भी एरर आप बी में करोगे वो 3 गुना होकर के रिजल्ट में ऐड हो जाएगी, राइट। तो जिस क्वांटिटी के मेजरमेंट, जिस क्वांटिटी की पावर जितनी ज़्यादा होती है उस क्वांटिटी को आपको उतने ही ध्यान से मेजर करना है, वरना उसकी वजह से रिजल्ट सबसे ज़्यादा वेरी होगा। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पीछे के डिफरेंशियल वाले आइडिया के बारे में, राइट। अब हम इसके डिफरेंशियल वाले आइडिया के बारे में बात करेंगे, डिफरेंशियल रूल फॉर एरर एनालिसिस, डिफरेंशियल रूल फॉर एरर एनालिसिस। और जैसे ही आप इस चीज़ को सीख जाओगे आप प्रीवियस सारी चीज़ों को डिराइव भी करने लग जाओगे और इससे बेटर तरीके के सवाल भी सॉल्व करने लग जाओगे। तो वो सवाल भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से सवाल की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्मेट को समझने के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक क्वांटिटी है x जो कि 2 वेरिएबल्स a और b पर डिपेंड करती है। मान लीजिए x = a अपॉन b लिखा हुआ है और ये a की पावर m पर और b की पावर n पे डिपेंड करता है। अच्छा, यानी कि ए और बी दोनों में अगर आप एरर करोगे तो आपको आंसर जो एक्स है उसमें एरर देखने को मिलेगी, राइट। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अगर हमें फ्रैक्शनल एरर के बीच रिलेशन निकालना है तो हमें दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी इस फॉर्मेट में ये वेरिएबल अपॉन वेरिएबल का फॉर्मेट है, इसे डिफरेंशिएट करना थोड़ा कठिन है। तो हम आसान कैसे बनाएं, इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो ln x = ln a to the power m माइनस ln b to the power n। तो ये m जो है ये कोफिशिएंट बन जाएगा m ln a और ये n इसका कोफिशिएंट बन जाएगा क्योंकि ln x to the power y, y ln x होता है, राइट। आपको लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होंगी। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड को आराम से डिफरेंशिएट कर लेना है, एकदम लीनियर फॉर्मेट है। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x और फिर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है dx। ln a का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/a dA और ln b का क्या हो जाएगा 1/b dB, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्मेट में है dA dB dx, इसको हम अपने फ्रैक्शनल फॉर्मेट में रख लेते हैं क्योंकि एरर जो हमने अभी तक निकाली है वो हमेशा फ्रैक्शनल फॉर्मेट में निकाली है। तो dx की जगह हम ± डेल्टा x लिख लेते हैं, dA की जगह हम ± डेल्टा a लिख लेते हैं और dB की जगह हम ± डेल्टा b लिख लेते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो डेल्टा x/x = m, इसकी जगह क्या लिखना है ± डेल्टा a अपॉन a। तो प्लस माइनस को आप बाहर लिख लो चाहो तो, राइट, ± m डेल्टा a अपॉन a, राइट, ऐसे। और माइनस dB की जगह अगर आप ± डेल्टा b लिखोगे तो प्लस माइनस आप बाहर निकालोगे माइनस के साथ, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा n डेल्टा b अपॉन b। तो ये आपका फाइनल एरर का रिलेशन आ गया, राइट। जो फाइनल फ्रैक्शनल एरर है वो इस तरीके से रिलेटेड है। तो इसमें देखो 4 केसेस हो सकते हैं, इस प्लस को ले लो, इस माइनस को ले लो, 1 + 1 माइनस, 1 - 1 प्लस, या फिर दोनों प्लस हैं दोनों माइनस हैं। तो मैक्सिमम एरर कब मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम एरर जो फ्रैक्शनल एरर होगी, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जो होगी वो क्या होगी डेल्टा x/x, जो मैक्सिमम एरर होगी, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगी वो होगी ± m डेल्टा a अपॉन a प्लस
एन डेल्टा बी अपॉन बी, यानी कि दोनों का साइन सेम होगा। जब दोनों या तो प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे तो एरर क्या होगी, जो फ्रैक्शनल एरर होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर विल बी एम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एन डेल्टा बी अपॉन बी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पावर किस तरीके से कोफिशिएंट बन रही है, उस चीज़ का डेरिवेशन भी आराम से हो गया। साथ ही साथ प्रीवियस केसेस में अगर आप देखो जब चीज़ें ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हर एक चीज़ को आप इससे डिराइव कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे डिफरेंशियल रूल काम करता है। अब हम क्या करते हैं, इसके डेरिवेशन के बाद इस पर एक सवाल लगा लेते हैं जो इससे लग जाएगा आसानी से, और बाकी प्रीवियस तरीक़ों से सवाल लगाने में आपको दिक्कत होगी। तो फटाफट एक सवाल देख लेते हैं और उसके बाद एक और सवाल देखेंगे जिसे हम दोनों तरीक़ों से लगा लेंगे, तो हमारी यहाँ की अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। तो डिफरेंशियल रूल से एरर एनालिसिस करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही पॉपुलर सवाल है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, R1 और R2। अच्छा, R1 जो आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो है 6 ओम का और R2 है 3 ओम का, और दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो भैया अगर ये नॉर्मली पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इनका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, राइट। तो अगर आप इनकी वैल्यू रखोगे तो R हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। अच्छा, R1 कितना है 6 और R2 कितना है 3 ओम, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो 18/9 विच इज़ 2 ओम। तो भैया अगर ये 6 ओम और 3 ओम नॉर्मली पैरेलल में कनेक्ट होते तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपने जब R1 को नापा, मेजर किया, तो उसमें 0.2 ओम की आपने एरर कर दी और R2 के मेजरमेंट में आपने 0.1 ओम की एरर कर दी। तो क्या हम ये कह सकते हैं इन दोनों एरर्स की वजह से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, हमको अब R प्लस माइनस डेल्टा आर, राइट, ये हो जाएगा फाइनल रेजिस्टेंस। हमें ये डेल्टा आर निकालना है, हमें निकालना है कि इन दोनों एरर्स की वजह से इक्विवेलेंट एरर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। हमें डेल्टा आर यहाँ पर निकालना है। तो अच्छा यहाँ पे गौर करिएगा, क्या हम ये कह सकते हैं कि ऊपर तो चीज़ें प्रोडक्ट में चल रही हैं और नीचे चल रही हैं ऐड में, राइट। तो हम इसमें कौन सा रूल लगाएं? अगर हमें डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, अगर हमें परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर को रिलेट करना है, आर की एरर को बाकी एरर से रिलेट करना है, तो कौन सा रूल लगाएंगे, राइट। तो हम कहेंगे यहाँ पर हमें अगर अलजेब्रा वाले तरीके लगाने हैं तो कन्फ्यूजन आ जाएगा, लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस बड़े आराम से इसको सॉल्व करा देगी। देखते हैं कैसे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, और हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इनकी फ्रैक्शनल एरर के बीच एक रिलेशन मिल जाए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों साइड को उठा करके डिफरेंशिएट कर लेना है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप, देखिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पता होना चाहिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, n(x to the power n-1). तो अगर हमारे पास 1/r लिखा हुआ है ना, तो 1/r मतलब r to the power -1 है, तो -1 इंटू r to the power -1, राइट, n-1, यानी कि -1 इंटू r to the power -2, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन, या -1/r², ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन, राइट। तो अब देखिए सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करते जाइए। 1/r का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/r² dr। R1 का क्या हो जाएगा, -1/r1², फिर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। फिर इसी तरीके से R2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/r2² इंटू dr2। यहाँ तक बात समझ में आ गई, राइट। इनको डिफरेंशिएट करने के बाद आप क्या कहोगे कि माइनस साइन सब जगह कॉमन है, उसको आप हटा सकते हो। तो dr/r² इज इक्वल्स टू dr1/r1² प्लस dr2/r2²। तो ये हमारा आ गया एक बेसिक रिलेशन। अब हमें क्या करना है, वही हम जो हमेशा करते हैं, dr को प्लस माइनस डेल्टा आर से रिप्लेस कर लो, dr1 को प्लस माइनस डेल्टा r1 से रिप्लेस कर लो, और dr2 को प्लस माइनस डेल्टा r2 से रिप्लेस कर लो। अगर आप ऐसा करोगे तो डेल्टा r/r², ये जो रिलेशन है ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा r1/r1² प्लस माइनस डेल्टा r2/r2²। तो अब यहाँ पर 4 केसेस बनेंगे, एक बार ये प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। तो क्या हमारा जो फ्रैक्शनल एरर वो मैक्सिमाइज होगा, हमने कहा नहीं। एक बार ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, तो भी हमारा एरर कम आएगा। लेकिन जब दोनों के साइन सेम है, जब दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तो हमारा नेट एरर ऐड हो जाएगा। तो मैक्सिमम एरर क्या बनेगा, मैक्सिमम एरर का रिलेशन क्या बनेगा, प्लस माइनस डेल्टा r1/r1²
एंड प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो ये हमारा मैक्सिमम एरर का रिलेशन बनने वाला है। हमें क्या निकालना है? डेल्टा आर निकालना है। हमें क्या निकालना है? हमें डेल्टा आर निकालना है। तो डेल्टा आर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस आर स्क्वायर को आप राइट में ले जाओ, ठीक है। आर आपने मेजर किया हुआ है, जो करेक्ट वैल्यू थी, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो एक्यूरेट वैल्यू होती, अगर R1 R2 में आपने एरर ना करी होती तो वो होती R2 ओम। तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता? 2 ओम, अगर आपने एरर ना करी होती। तो R कितना है? 2 ओम। डेल्टा R1 में हुई एरर है डेल्टा R1 0.2, डेल्टा R2 में हुई एरर है डेल्टा R2 0.1। तो वैल्यू रख दो, प्लस माइनस डेल्टा R1 कितना है? 0.2 अपॉन R1 कितना है? 6। डेल्टा R2 कितना है? 0.1 अपॉन R2 कितना है? 3, राइट। एंड R कितना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज़ 2, सो 2 स्क्वायर, राइट। सो 0.2 अपॉन 6 स्क्वायर प्लस 0.1 अपॉन 3 स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेटर पर लगा करके सॉल्व करोगे, राइट। 0.2 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर प्लस 0.1 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो यह कितना आ रहा है? 0.0666, तो विच इज़ 0.07 ओम। यानी कि जो आपने एरर करी है वो हो जाएगी 0.07 ओम। यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आएगा, जो नेट रेजिस्टेंस आपका होगा वो हो जाएगा, वो 2 ओम नहीं होगा, वो 2 ओम प्लस माइनस 0.07 ओम होगा, ठीक है। ये आपका नेट रेजिस्टेंस होने वाला है। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम ये वाले सवाल भी डिफरेंशियल की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं और भी अच्छे एक क्वेश्चन को देखते हैं जिसको हम दोनों तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल को हम कैलकुलस से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसी न्यूमेरिकल को हम लोग अलजेब्रा से भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें दोनों तरीके सेम रिजल्ट देते हैं। देखिए, हमारे पास एक ये पेंडुलम है और ये पेंडुलम यहाँ से स्टार्ट करके इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। तो जो टाइम लगेगा उसको आप टाइम पीरियड बोलोगे। ये इसकी लेंथ है L, राइट। तो टाइम पीरियड हमें पता है पेंडुलम का होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। पर यहाँ हमने समस्या ये कर दी है कि L और G दोनों के मेजरमेंट में हमने कुछ एरर कर दी है। L के मेजरमेंट में 1% की और G के मेजरमेंट में 2% की एरर कर दी है। तो हमें बताना है इन एरर्स की वजह से टाइम में कितनी एरर होगी, परसेंटेज एरर कितनी होगी। तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं। तो पहले तो हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं यहाँ पर अलजेब्रा वाले तरीके से, और फिर राइट में हम लोग इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेंगे कैलकुलस से, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं। तो डेल्टा T अपॉन T इंटू 100 इज इक्वल टू 2 पाई में कोई एरर होगी नहीं, क्योंकि 2 पाई मेजर्ड वैल्यू नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट है। तो L में एरर हमने करी है कितनी? डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। पावर कितनी है? L की आधी, हाफ, राइट। अंडर रूट की वजह से पावर कितनी? हाफ। तो पावर क्या बन जाएगी? कोफिशिएंट, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या है? G प्लस हाफ डेल्टा G अपॉन G इंटू 100। अगेन बिल्कुल वाली मिस्टेक नहीं करनी कि G डिनोमिनेटर में है तो यहाँ माइनस लगा देना है, नहीं, दोनों एरर का नेट रिजल्ट ऐड हो जाएगा। ये सुनो, दोनों एरर्स ऐड होकर के तभी तो मैक्सिमाइज करेंगी, राइट। तो आपने क्या? हाफ डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 कितना है? 1% प्लस हाफ डेल्टा G अपॉन G इंटू 100 कितना है? 2%। सो ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा 1 विच इज़ 1.5%। तो ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो गया। अच्छा, ये तरीका थोड़ा लंबा पड़ेगा अगर हम इसको कैलकुलस से सॉल्व करेंगे, पर करके देखते हैं कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G है, यानी L टू द पावर हाफ अपॉन G टू द पावर हाफ। अब दोनों तरफ हमें लॉग ले लेना है। ln T इज़ हाफ ln L प्लस माइनस हाफ ln G, राइट। ये सुनो, 2 पाई को मैंने हटा दिया इसलिए क्योंकि 2 पाई हमारे फाइनल एरर वाले आंसर को रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, तो इसलिए 2 पाई को मैंने शुरुआत से ही हटा दिया है, राइट। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो dt अपॉन T इज इक्वल्स टू हाफ dl अपॉन L माइनस dg अपॉन G। अब इसमें प्लस माइनस का साथ dt की जगह प्लस माइनस डेल्टा T कर लो, इज़ हाफ प्लस माइनस dl की जगह प्लस माइनस डेल्टा L कर लो, और dg की जगह प्लस माइनस डेल्टा G कर लो। तो माइनस आगे लगा हुआ है, ये माइनस प्लस डेल्टा G अपॉन G हो जाएगा, राइट। तो अच्छा देखिए, अब ये हमें मैक्सिमम एरर निकालनी है। तो मैक्सिमम एरर कब होगी? डेल्टा T अपॉन T मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों प्लस या दोनों माइनस हो। ये दोनों प्लस या दोनों माइनस हो। तो हम कैसे करेंगे? प्लस माइनस हाफ डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा G। अब हाफ डेल्टा G, हाफ छोड़ दिया, हाफ डेल्टा G अपॉन G, राइट। अच्छा, अब दोनों तरफ आपको क्या करना है? परसेंटेज एरर में रिलेशन निकालना है। तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर लो ताकि परसेंटेज एरर में रिलेशन आ जाए,
राइट। अब डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 कितना दिया हुआ है 1%, राइट, प्लस हाफ डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 कितना दिया हुआ है 2%, सो 0.5 प्लस 1 विच इज़ अगेन 1.5%। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। चाहे आप कैलकुलस से सॉल्व करो या आप अलजेब्रा से सॉल्व करो, दोनों ही केसेस में आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमने एरर एनालिसिस के 3 जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो ख़त्म कर दिए हैं, राइट। हमने ये समझ लिया है कि मेजरमेंट कैसे किया, एरर का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ एरर क्या है, और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को भी समझ लिया है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमने अलजेब्रा वाला तरीका भी देख लिया है और कैलकुलस वाला तरीका भी देख लिया है, राइट। अब हम चौथे नंबर पे बात करेंगे परमिसिबल एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट की, फिर हम बात करेंगे एक्यूरेसी प्रिसीजन, और फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब केवल इजी चीज़ें बची हैं, फटाफट इनको देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें परमिसिबल एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट के बारे में, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट बच्चों वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है जो कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक नॉर्मल स्केल के बारे में बात करें जो 0 से स्टार्ट होता है और फिर यहाँ पर 1-2 सेंटीमीटर स्केल जो होता है आपके पास, उसको अगर आप हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो क्या बन गया, मिलीमीटर स्केल बन गया, जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स बने। हर एक गैप 10 हिस्सों में डिवाइड होता है, यानी कि हर एक गैप कितने mm का है, 1 mm का है। हर एक गैप जो छोटा वाला गैप बना है ना, ये 1 mm का है। तो इसका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट आप इससे कितना ले सकते हो, 1 mm का। तो उसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 mm का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वर्नियर कैलिपर से लोगे तो 0.1 mm का हो जाएगा, स्क्रू गेज से लोगे 0.01 mm का हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कहोगे लीस्ट काउंट क्या है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट विच कैन बी टेकन फ्रॉम अ गिवन इंस्ट्रूमेंट। गिवन इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटा मेजरमेंट आप ले सकते हो उसे आप उसका लीस्ट काउंट कहते हो, ठीक है। तो अब लीस्ट काउंट की वजह से क्या एरर आ सकती है, ज़रा गौर से समझिएगा। मान लीजिए ये आपके पास एक लंबा सा स्केल है और आप इस स्केल से एक रॉड को नाप रहे हो, राइट। ये हमारा मान लीजिए 0 है, ये 1 है, इसी तरीके से 2 है, और ऐसे ऐसे करते करते ये मान लीजिए 5 है। अब ये 5 और ये 6 के बीच ये मान लीजिए है ये आधा 1 2 3 4 5 इस तरीके से मार्क्स बने हुए हैं। फिर 1 2 1 2 3 4 और 5, मान लीजिए ये 6 है, ठीक है। अब देखिए अगर आप इस स्केल की सहायता से किसी रॉड को नाप रहे हो तो आप ऐसे रखोगे रॉड को। अब ये रॉड एग्जैक्टली अगर 4th मार्क पर एंड हो रही होती तो आप ये कहते हैं ये 5.4 सेंटीमीटर्स की है। अगर ये रॉड 5 यहाँ पर एंड हो रही होती है एग्जैक्टली तो आप कहते हैं 5.5 सेंटीमीटर की है। पर अगर ये रॉड ना तो 4th पर एंड हो रही है ना तो 5th मार्क पर एंड हो रही है, ये इनके बीच में कहीं एंड हो जा रही है, तो आप क्या बोलोगे, क्या ये 5.4 की है या 5.5 की है, तो बीच में एंड हो रही है। तो हम कहेंगे ये हमारी गलती नहीं है, ये गलती किसकी है, इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ही ऐसा है। इसका लीस्ट काउंट 1 mm का है और इससे छोटी चीज़ें नाप ही नहीं सकता। ये जो थोड़ा सा ऐसा बाहर निकला हुआ है ना, ये ऐसा ये नाप ही नहीं सकता। तो हम क्या बोलेंगे 5.4 प्लस माइनस 0.1, यानी कि 5.4 तो हमने एक्चुअल में नापा है, प्लस माइनस 0.1 हो सकता है। यहाँ पर क्या है, प्लस समथिंग है, या मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो सकती है, 0.1 की हो सकती है इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 mm का है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर। और ये हमारे लिए परमिसिबल एरर क्यों कहला रही है, क्योंकि ये परमिटेड है, ये अलाउड है। क्यों, क्योंकि हमारी गलती नहीं है, ये गलती किसकी है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की है। तो ये परमिसिबल एरर है ड्यू टू लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो आप इसे 5.4 प्लस माइनस 0.1 लिख सकते हो या 5.5 प्लस माइनस 0.1 लिख सकते हो। दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। आई होप द आइडिया इज़ वेरी वेरी क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन, तो अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्यूरेसी का मतलब क्या है। तो आप जैसा कि अनुमान लगा सकते हो कि कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है, ये कैसे पता चलेगा, या कौन सा मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है, ये कैसे पता चलेगा। अब अगर एक रॉड की एक्चुअल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, है ना, आपने पहला मेजरमेंट जो लिया है इसका, उसमें लिखा आपने 10.5 सेंटीमीटर, दूसरा मेजरमेंट आपने लिया 9.9 सेंटीमीटर, तीसरा मेजरमेंट आपने लिया 10.2 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सा है, हम कहेंगे जो मेजरमेंट
ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा नज़दीक है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो यहाँ पर A2 यानी कि 9.9 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है? क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, राइट। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? कितना क्लोज हो आप ट्रू वैल्यू के, वो है एक्यूरेसी। पर प्रिसीजन का मतलब एक्यूरेसी से थोड़ा अलग है। प्रिसीजन का मतलब क्या है कि जो आपने बार बार वैल्यूज़ मेजर करी हैं वो एक दूसरे के कितना करीब हैं। सेकेंड पॉइंट पढ़िए, द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर इज़ नोन एज प्रिसीजन। मतलब कि अगर आपने इस रॉड की लेंथ नापी, इसकी एक्चुअल वैल्यू थी 10, राइट। आपने ख़राब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिया है जो एक्यूरेट तो नहीं है, वो क्या नाप रहा है? वो नाप रहा है 12.2 सेंटीमीटर, राइट। फिर क्या नाप रहा है? वो 13.3 सेंटीमीटर, राइट। फिर वो क्या नाप रहा है? फिर वो नाप रहा है 15.2 सेंटीमीटर। तो भैया जो वैल्यूज़ हैं वो हर बार बहुत ज़्यादा वेरी कर रही हैं। आप हर नया मेजरमेंट लेते हो तो जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है, आसपास नहीं है। अगर आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेते जो एक्यूरेट तो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है, लेकिन वो प्रिसाइज़ है, यानी कि 12.2 पहला मेजरमेंट अगर लिया है, 12.3 दूसरा मेजरमेंट लिया है, 12.1 तीसरा मेजरमेंट लिया, तो देखिए अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ट्रू वैल्यू से तो सारी अलग हैं, है ना। ट्रू वैल्यू थी 10 और मेजर्ड वैल्यू है 12 के ऊपर, लेकिन ये सारी वैल्यूज़ आपस में पास पास हैं। क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट, यहाँ पर जो मेजरमेंट्स हैं आपस में पास पास है, यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये प्रिसाइज है पर एक्यूरेट नहीं है। ये वाला जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है, क्योंकि ये 12.2, 13.3, 15.2 जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी दूर दूर है, राइट। अगर आप एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेकर के आओ जो कि ऐसा हो, जो कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने लिया था, 10.5, 9.9, 10.2, ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं रिलेटिवली पास पास भी हैं और एक्यूरेट भी हैं, यानी जो ट्रू वैल्यू है उसके करीब भी है। तो यानी ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये वाली रीडिंग्स आई हैं, ये एक्यूरेट भी है और साथ के साथ प्रिसाइज भी है। एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं वो ट्रू वैल्यू के इर्द गिर्द नाच रही हैं। और प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि जो आपस में वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं है, है ना। ऐसे अगर एक बार 9.9 लिया है, अगली बार ये 17 दे देता तो ये प्रिसाइज नहीं होता, ठीक है। आशा करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी कि प्रिसीजन का मतलब क्या है? द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर इज़ नोन एज प्रिसीजन, राइट। तो आई होप दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच का डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में, जो कि है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। फटाफट समझ लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक साइंटिफिक नोटेशन से जुड़ा हुआ एक बहुत सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फटाफट इसको देख लेते हैं। देखिए, आप ये बात जानते हो, कई बार हमें बड़ी बड़ी चीज़ें मेजर करनी होती हैं या बहुत छोटी चीज़ें मेजर करनी होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे किसी प्लैनेट का डायमीटर, है ना। तो मान लीजिए आपके पास एक नोटेशन लिखी हुई है 1.37 इंटू 10⁻12 मीटर्स, ये एक प्लैनेट का डायमीटर है, राइट। या एक प्लैनेट का मास है, मान लीजिए 10⁻12 किलोग्राम, राइट, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इस प्लैनेट का मास किस ऑर्डर का है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, किस ऑर्डर का मास है। तो भैया देखिए, अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसको मैं कह देता हूँ इस वाले पार्ट को m, और जो पावर चढ़ी हुई है n है। m और n दोनों इंटीजर होने चाहिए। अगर ये m 1 से 5 तक है, 1 to 5 भी इंक्लूडेड है, 1 to 5 है, अगर 5 इंटू 10⁻12 है तो भी ये बात वैलिड है। अगर ये m 1 to 5 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा एज इट इज़, यानी कि इस केस में क्योंकि 1.375 से कम है इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 10⁻12। अगर ये होता 5 इंटू 10⁻12 तो उस केस में भी जो ऑर्डर ऑफ मास होता है कि इसका मास किस ऑर्डर का है, उस केस में भी हम कहते हैं 10⁻12 है, क्योंकि ये जो 7 का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो ऐसे नंबर से हो रहा है जो 5 या 5 से कम है। पर अगर यहाँ पर होता 6 इंटू 10⁻12 या 5.1 इंटू 10⁻12, राइट, तो हम क्या करते, इसमें एक बढ़ाते, ऑर्डर में एक बढ़ा देते, यानी कि 10⁻12 + 1। हम ये कहते हैं जो मास है 10⁻13 के ऑर्डर का है, क्योंकि जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो 5 से बड़ा है। तो आई होप द आइडिया इज़ वेरी वेरी क्लियर कि कैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाला जाए। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर का एंड आ चुका है और हमने इसके सारे के सारे 6 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं।
राइट, आशा करता हूँ आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आपको करने हैं 2 काम। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फटाफट जाकर उसमें जुड़ जाना है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, मैं नोट्स डाउनलोड करके आपको पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। तो आशा करता हूँ आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, काफ़ी डिटेल में मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ योर फर्स्ट लेक्चर। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो फर्स्ट लेक्चर के सारे सवाल आपके अब सॉल्व हो जाने चाहिए। सेकंड चीज़ है सिग्निफिकेंट फिगर की, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको एक दिन बाद यानी संडे को, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे फटाफट। चलिए ख्याल रखिए अपना, इस लेक्चर के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।